आज की इस कहानी की शुरुआत रफ्तार के दफ्तर से होती है। आप लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, काला डाला आ जाएगा या ब्लैक वीक आ गई होगी। 6 मई की सुबह हम रफ्तार के दफ्तर में पहुंचे तो वैसे ही काम शुरू किया जैसे रोज करते हैं, मगर कुछ अलग था। उस रोज व्यूअर्स के अलावा एक ईमेल और आई हुई थी। राबता करने वाला बंदा काला डाला या वीगो वाला नहीं, मगर हाँ, एजेंसी वाला जरूर था, लेकिन पाकिस्तान की नहीं, अमेरिका की एजेंसी। जी हाँ, हमें ईमेल करने वाला कोई और नहीं, FBI अंडर कवर एजेंट कामरान फरीदी था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान फरीदी साहब, जनाब। मौज़म शाह अर्ज़ कर रहा हूँ रफ्तार से। लंबे घने बाल, सीने पर शेर का टैटू और वेब के कश लगाते कामरान फरीदी की कहानी सुनते हुए कई बार यूं लगा जैसे हमारे पैरों तले जमीन खिसक रही है। क्योंकि कोई भी एजेंट अपनी रियासत को शीशे की तरह आर पार देख सकता है, और अगर वो एजेंट बोलना शुरू कर दे तो आपको भी आर पार दिखा सकता है। और कामरान तो फिर सुपर पावर अमेरिका का सुपर पावर एजेंट रहा है। ये तो हर राज से वाकिफ है, और कामरान ने बोलने के लिए इंतखाब किया रफ्तार का। जब मैंने YouTube में सर्च करना शुरू किया तो ज्यादातर जो रफ्तार काफी लाइन से आना शुरू हो गया, तो मैंने देखना शुरू की तो अंदाजा हुआ कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो चलिए आज वो पर्दे चाक करके आपको दुनिया दिखाते हैं जो खुद अमेरिका ने डाले थे। 3 एटमी मुल्क, एक अंडरवर्ल्ड डॉन, फैटफ में फंसा पाकिस्तान, और दरमियान में FBI एजेंट कामरान फरीदी। ये क्या कनेक्शन है आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, लेकिन ये कनेक्शन जोड़कर पाकिस्तान को रुस्वा करने की ख्वाहिश रखने वाले अभी से समझ गए होंगे। सवाल बहुत हैं, राज कई हैं, मगर सब फाश हो जाएंगे, जिन्हें जानकर आपके भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पाकिस्तान में अमेरिकन इन्फ्लुएंस खासतौर पर मुशर्रफ के बाद बहुत ज्यादा, बीबी के दौर में भी हुआ है, लेकिन मुशर्रफ ने हाथ में रख के दे दिया था ऐसे। पाकिस्तान में जब भी गवर्नमेंट आती है बगैर कंसेंट के नहीं आती। मैं नेक डीप इस काम में रहा हूँ, नेक डीप यहाँ तक, चाहे वो APMS हो, चाहे वो जमीयत हो, चाहे वो PSF हो, पख्तून SF हो, उनका सबका काम यही होता है कि वो डकैतियाँ, अगवा बराए तावान और भत्ता जिसका जहाँ चलता है वो वहाँ लेता है। वतन बेच दूं या अय्याशी करूं और कहीं जाके थाईलैंड में आंसू। मैंने पूरी दुनिया में काम किया है। मैंने घटिया तरीन जो तारीख का, मैंने इथियोपिया और केनिया में भी काम किया है, वहाँ भी ये नहीं कर सकते ऐसे काम। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वहाँ होता है सिर्फ कि आप जो है वो अमेरिकन जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और आप जो है वो सलाम कर रहे हैं झुक झुक के उनको। MI6, CIA, FBI ये कहते हैं कि अगर दुनिया में इस वक्त काउंटर इंटेलिजेंस में कोई बेस्ट एजेंट है तो वो कामरान फरीदी। मेरा ISI से कभी भी कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक नहीं रहा। Mr. Fareedi, yes sir, you are under arrest. For what? National security threat. कराची के लालू खेत का लड़का FBI एजेंट कैसे बना? ये कहानी शुरू होती है टाइम्स स्क्वायर से। एक सेकंड, न्यूयॉर्क वाले टाइम्स स्क्वायर से नहीं, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के टाइम्स स्क्वायर से, जहां कराची का अली अली स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल के 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक की कहानी तो हम आपको रमजान में सुना चुके हैं, लेकिन दूसरे कैरेक्टर की कहानी गुलशन की गलियों से निकलकर इस्तांबुल, दमिश्क, मेक्सिको, दुबई, न्यूयॉर्क और फिर फ्लोरिडा की काल कोठरी तक पहुंचती है। ये कहानी है एक ऐसे पाकिस्तानी की जिसने दुनिया की नंबर 1 एजेंसी को घुमा कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे सवासेर की जिसने हर शेर को जेर कर दिया। ये कहानी है उस शातिर इंसान की जिसने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को डीलिस्ट करवा दिया। इस कहानी में सनसनी भी है, सेक्स भी और सजाएं भी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, दिल के कमजोर हजरात ये वीडियो बंद करके कोई और वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और जो बाकी बचे हैं वो जरा रफ्तार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। आज की शाम अमेरिका के उस अंडर कवर एजेंट के नाम जिसके सामने जेम्स बॉन्ड, जेसन बॉन्ड और ईथन हंट भी रास्ता नापते नजर आएंगे। लेट 80s का दौर था। कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट की तोती बोल रही थी, मगर MQM के इस पीक एरा में कुछ पागल महाजिर लड़कों ने कायदे तहरीक के शहर में भुट्टो का जियाला बनने का फैसला कर लिया। इन लड़कों का गैंग लीडर था नजीब,
नजीब के बारे में मशहूर था कि वो हथेली पर जान और गोद में ग्रेनेड रखकर घूमता था। वही नजीब जिसे नॉर्थ नाजिमाबाद में बिल्कुल उसी तरह मारा गया जैसे इंस्पेक्टर बहादुर अली को मारा गया था। वो वाकया आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा और पीएसएफ के सदर नजीब की कहानी भी हम आपको अगले चंद दिनों में सुनाएंगे। लेकिन यहां अपने हीरो की तरफ वापस चलते हैं। तो नजीब अकेला नहीं था, उसके करीबी हल्के में 8-10 लड़के थे जो हर वक्त असलहे से लेस रहा करते थे और उन्हीं में से एक था कामरान फरीदी, जो लालू खेत में पैदा हुआ, गुलशन में पला बड़ा और फिर एफबीआई तक पहुंच गया। अलकायदा के लीडर्स को पकड़ा, आईएसआईएस के दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़वाया, एफबीआई में द लाइन हार्ट कहलाया। मगर फिर एक दिन एफबीआई ने अपने ही लाइन हार्ट को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। क्यों? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान से लेकर भारत और भारत से लेकर अमेरिका तक के ऐवानों को हिलाकर रख देगा और यह जवाब खुद कामरान फरीदी ही दे सकता है। तो चलिए पूछते हैं, कामरान भाई जरा कैमरे में देखकर रफ्तार के व्यूअर्स को हाथ हिला दें। अच्छा कामरान भाई, शुरू से शुरू करते हैं। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे, पीएसएफ में थे, लेकिन दूसरी तरफ आप कराची गलियों में स्ट्रीट क्राइम भी करते फिर रहे थे, ये सच बात है? वो क्या होती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स पाकिस्तान में? आप कॉलेज में बैठते हैं और जो मुखालिफ जमात है जैसे उनसे लड़ते हैं, ये होता है। असला आपके पास होता है, असला अच्छा पार्टी नहीं देती असला, ये सारी कहानियां हैं। कोई पार्टी वार्टी असला नहीं देती, आपको खुद अरेंज करना पड़ता है। आप कहाँ से अरेंज करते हैं? वो गाड़ियाँ छीनते हैं, गाड़ियाँ बिकती हैं, उससे आपको असला लेना पड़ता है। यानी अपना खर्चा खुद चलाओ और सारे जितने जारी बात है और दूसरे एक्सपेंस भी होते हैं। तो वो पार्टी के साथ जब आपके पास असला है तो उसके साथ क्राइम भी होता है। हाँ, ये बात मैं कोई गारंटी के साथ कहता हूँ और मैंने जिंदगी गुजारी है। ऑफ कोर्स, चाहे वो एपीएमएस हो, चाहे वो जमीयत हो, चाहे वो पीएसएफ हो, पख्तून एसएफ हो, बोलो, सब में मेरे दोस्त रहे। उनका सबका काम यही होता है कि वो पहले तो पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर उनको छुपने के लिए जगह चाहिए होती है, खर्चा चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है और दूसरे जो ख्वाहिशात होती हैं, कपड़े, खाना पीना, वो कहाँ से पूरा होता है? वो डकैतियाँ, अगवा बराए तावान और भत्ता, नंबर वन भत्ता, जिसका जहाँ चलता है वो वहाँ लेता है। तो इसको आप स्ट्रीट क्राइम कह लीजिए, तो ऑफ कोर्स इट्स स्ट्रीट क्राइम। लेकिन मैंने खुदा न खास्ता, उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे। किसी ने एक ने मुझे ये भी कहा है कि ये कराची में मोबाइल छीनता था। उस जमाने में भाई घरों में फोन नहीं होते थे तो लेकिन जाहिर बात है, बैठना उठना जो था वो सारा उन्हीं कैरेक्टरों के साथ था जिनके काम या तो अगवा तवान होता था या भत्ता होता था, और उसमें जाहिर बात मैं साथ में था। तो हाँ, ये कोई मुझे कहते हुए आर नहीं है, बचपन था, छोटा था और उस वक्त पता नहीं था क्या कर रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग थी मेरी कराची में। क्या उम्र थी उस वक्त? उस वक्त मेरी 15-16 साल। और भत्ता किस किस से वसूल किया आप? भत्ता पहले तो जो इलाके हमारे जो थे वो, आप उस वक्त पीएसएफ का जो था वो कराची में एमक्यूएम का जो तोता बोलता था, तो आप हर जगह तो नहीं आ सकते थे। तो जैसे हमारा इलाका था टाइम स्क्वायर, जहाँ पे हम रहते भी थे, हैंग आउट भी करते ज़्यादा। ये बक्का रेस्टोरेंट पे हेडक्वार्टर था उसका, पीएसएफ का। तो उस इलाके में जो भी है जहाँ पे हमारी अक्सर थे वहाँ से हम लेते हैं। अब नेशनल कॉलेज के आसपास जो दुकान है उन्होंने भी देना है, क्योंकि कॉलेज के आसपास है, वो बेचारों ने देना ही देना है। तो जहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो मैंने ज़्यादातर जो लिया वो टाइम स्क्वायर के, जो गुलशन इकबाल टाइम स्क्वायर के आसपास, वो मेरा इलाका। डकैतियाँ की हैं आपने? जी हाँ, डकैती। कितनी? 8 या 10 घरों में? जी। अमाउंट कितना लिया होगा? अच्छा, अमाउंट 2.5 लाख 3 लाख सोना था। तो उसमें क्या होता था, सोने में चीटिंग होती थी हमारे साथ। अब जो बड़ा है साथ में, मैं तो बच्चा था ना, मैं छोटा होता था उस जमाने में, तो सोना जो मेन काम जो था वो सोने का होता था। तो वो जो सोना लेके जा रहा है उसने जो है वो हमको दे पकड़ा दिया 2-3 हज़ार 5,000 रुपए, और उसने जो है वो कर लिया। तो अल्लाह नहीं है कितना, तो कैश अगर 1 लाख 2 लाख फॉर एग्जाम्पल कैश निकला तो 10,000 हमको मिल जाता था उस जमाने में। लेकिन वो सोने का वो तो था यार, वो तो बिक गया, ये 3 या 5,000 पकड़ लो, तो बस वो इतना ही होता था। और ये पैसा पीएसएफ में जाता था सारा? इसका कुछ परसेंटेज पीएसएफ में होता था, कुछ परसेंटेज देना पड़ता था, कुछ आपके अपने भी खर्च। क्योंकि मैं घर में नहीं रहता था, मेरा घर रहना मुश्किल हो गया था। तो क्योंकि मेरा इलाका एमक्यूएम का था सारा, एमक्यूएम बहुत स्ट्रांग थी मेरे इलाके में, तो मुझे रहना पड़ता था। मैं रहता था टाइम स्क्वायर में, मेरा अपार्टमेंट निज भाई ने दिया हुआ था मुझे, तो वहीं रहता था मैं। और अब जाहिर बात है, वहाँ रहना, खाना, कपड़े, सब चीज़ सारा खर्चा होता है। घर वालों तो पैसे नहीं देते। अब आप वो पहले ही तंग हैं, आप छोड़ के आ गए उनकी वजह से। एमक्यूएम घरों पे आके, मेरे घर पे फायरिंग हो रही है, हर कुछ भी ड्रामा कॉलेज में करके आओ, ये घर पे फायरिंग करते थे। तो उसके बाद जो था वो घर वाले पहले तंग थे, अब उनसे पैसे थोड़ी मांग सकते थे, तो पूरा खर्चा उठाना है, तो वो खर्चा इसी तरह चलता था। अच्छा, पीएसएफ के सदर नजीब भी ऐसे ही थे, भत्ता वसूली वगैरह, डकैती? नजीब भाई प्रेसिडेंट थे, उनको ये करना नहीं पड़ता था, नीचे के लोग करते थे, जाहिर बात है, उनको जो है वो कंट्रीब्यूशन मिल जाता था।
तो जब आप इस पोजीशन पे होते हैं तो फिर आप नहीं करते ये काम, नीचे के लोग करते हैं। और तो नजीब भाई अपने ज़माने में वो जाहिर बात है प्रेजेंट थे, और उनके अंडर जो था पूरा कराची था, और सारे जितने थे। और आप यकीन, बिलाल शेख जिनका भी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले इंतकाल हुआ है, जरदारी के गार्ड थे वो नजीब भाई के अंडर होते थे। तो सारे काम ज़्यादातर बिलाल देखता था उस वक्त। बिलाल शेख जो था वो अगवा तावान में था उस वक्त। बिलाल वो उसकी करोड़ों में होते थे तावान, वो हाई एंड अगवा तावान करता था बिलाल शेख वाला। तो उसका काम सिर्फ पर्टिकुलर था। मेरे साथ जो मैं नाम ले लेता हूँ, नासिर डीजे होते थे या हारून होता था, और लोग होते थे, सब मर गया बेचारा, अल्लाह से जन्नत नसीब करे। सलीम होता था, सल्लू या खालिद डालमिया, ये डकैत ग्रुप था सारा। तो अब ये जाते थे, अदनान होता था उसमें, तो ये जब जाते थे डकैतियाँ होती थी। अच्छा, इन सब चीजों की आप पर एफआईआर्स भी दर्ज हुई होंगी? भत्ते की एफआईआर नहीं होती, अगवा तावान की हो जाती थी, और डकैतियों की होती थी, अगवा तावान की होती थी। लेकिन इसमें एक और मसला था। अब आप किसी को गोली लगी है, फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हुए हैं, टाइम स्क्वायर में सारी गैदरिंग बैठती थी, तो आप जिस ग्रुप के साथ बैठते हैं, अगर एक की एफआईआर कटी है ना, अब उस वक्त पाकिस्तान में होती थी सीआईडी, चौधरी लतीफ साहब होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो एसएसपी सीआईडी चौधरी लतीफ साहब, उनको सारी खबर होती थी कि कौन किन का ग्रुप का है, ये कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, कौन सा किस ग्रुप के साथ है। यानी वो मुझे जानते थे कि मैं किस ग्रुप के साथ मैं बैठता हूँ। मेरे चेन, उसको हम लोग चेन वाला, हमारे चेन वाला कौन है। तो वो जो चेन वाला जो था, उसमें क्या करते थे कि जब एक की पर्चा कटता था, अगर एक ने कुछ, जैसे मकबूला ग्रुप होता था एक वहाँ पे, उस बड़ा मशहूर ग्रुप था मकबूला, वो डकैत थे। वो लोग जो था वो कराची में जितना भी जुआ होता था, मटका, वो लूटते थे। जैसे अब नाथा का उस वक्त जुआ चलता था, असलम नूरुद्दीन नाथा, सबसे बड़ा जुआ उनका चलता था। ये लोग जो थे ये लूटते थे उसका जुआ। अब एक पे पर्चा कटेगा, सब पे कटेगा। तो जहां मकबूले का पर्चा कटा वहां मेरा भी कटा, हालांकि मैं मौजूद नहीं था। जैसे एक दफा हुआ वाकया कि इन लोगों ने कहीं डकैती मारी है एयरपोर्ट के आसपास, किसी जगह पे डकैती मारी, मुझे पता नहीं, मैं मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं, मैं घर बैठा हूँ। अगले दिन पता चला कि वो तुम्हारा पर्चा कट गया मकबूला ग्रुप के साथ। तो इन फॉर पेनी इन फॉर अ पाउंड, आप जब हैं तो हैं। और ऐसे कई केसेस हैं जिनमें मैं, ऐसा नहीं है कि मैं फरिश्ता हूं, मैंने नहीं किया, मैंने काफी काम किए, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर वाकया बता रहा हूँ कि इस तरह से एफआईआर जो कटती है उस तरह कटती हैं कि आप अगर इन्वॉल्व नहीं भी हैं, अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो फिर कटेगा पर्चा। तो गिरफ्तारी हुई कभी या पुलिस की सपोर्ट थी? नहीं, सजा लकीली एक दफा भी नहीं हुई, सजा कुछ नहीं हुई, पकड़ा नहीं गया। क्योंकि पुलिस जो थी वो एक पीएसएफ पे हाथ डालते हुए थोड़ा डरती थी, एज अ पार्टी। उसको पता था कि पीछे जो है वो उनको खौफ भी होता था, तो प्रोटेक्शन थी अच्छी तरह से। कभी अल्लाह का शुक्र है कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या होता था कि एक दफा टाइम स्क्वायर से मैं निकल रहा था, चौधरी लतीफ सामने खड़ा हुआ था, वो क्रॉस करके रोड नहीं आता था, डबल रोड था, वो रोड के उस तरफ खड़ा था कि मुझे उंगली यूं कर रहा था। मैंने कहा भाई मैं तो खड़ा था वहां पे, तो उसने पिस्टल निकाल के स्ट्रेट फायर मार दिया एक दो। तो जाहिर बात है वो सामान, हमारे पास भी सामान होता था लड़कों के पास भी, तो वो उसने सिर्फ, लेकिन उसने हिट करना नहीं, ऐसे वार्निंग शॉट मारे डराने के लिए कि बाज आ जाओ वाला चक्कर। तो हमने भी उठा के दो। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पुलिस चाहती थी बाज आ जाओ या पुलिस चाहती थी डू मोर? पुलिस तंग थी, कर नहीं सकते थे। पुलिस का चक्कर यह था कि उनके हाथ बंधे हुए थे। अगर पुलिस पकड़ती है, मिसाल के तौर पे कोई अरेस्ट हो गया, हम जाते थे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस। उस वक्त हसन स्क्वायर में क्या था, वो सिविक सेंटर, उसके सामने जो डीसी ईस्ट का ऑफिस था, वहां पर चले आते थे डीसी ईस्ट के कमरे में, उसको जाके धमकियां लगानी, वो बंदा अंदर हो गया, बंदा निकालो। तो उन्होंने कौन करता थाने में, अगर थाने में पकड़ा भी गया कोई लो लेवल का आदमी जिसको उन्होंने पकड़ लिया, उसने बहुत तंग किया हुआ था, तो फिर वो डीसी ईस्ट वाला जो था, वो डिप्टी कमिश्नर जो डीसी कॉल करके डीसी ईस्ट वो बंदा छुड़ा देता था हमारा। कौन था डीसी ईस्ट? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा थे, उनका दामाद था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मतलब पीपल्स पार्टी का पूरा शेल्टर था? एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि उर्दू बोलने वाला लड़का अब एमक्यूएम के पीक दौर में ज्वाइन कर लेता है पीपल्स पार्टी, पीएसएफ, क्यों एमक्यूएम क्यों नहीं? एमक्यूएम ज्वाइन इसलिए नहीं की थी यार, एक तो मैंने पीएसएफ भी इस वजह से ज्वाइन की थी कि मेरा कजन, उसमें जाके ऐसे आपको बताया कि मैं छोटा था, जाके बैठता था उसके साथ जाके। अगर वो एमक्यूएम में होता या वो पख्तून असर में होता तो मैंने वो ज्वाइन कर ली होती। वो ये था कि वो कहीं जहाँ जाता था, एक होता है ना आपका बड़े भाई वाला, मैं अकलौता हूँ, मेरा कोई और भाई नहीं है, तो मैं वालिदैन का एक अकलौता बच्चा हूँ, मेरी बहन है लेकिन द ओनली सन। तो ये होता था कि जहाँ वो जा रहा है, वो मेरा मुझसे बड़ा था, मेंटोर था मेरा, वो जहाँ जा रहा है मुझे उस जैसा बनना था, तो वो जहाँ जाके बैठता था वो पीएसएफ वालों के साथ बैठता, मैंने पीएसएफ ज्वाइन कर ली। अगर वो एमक्यूएम में होता तो शायद मैं एमक्यूएम ज्वाइन कर ली होती। ये बता दूं, मैं पीएसएफ में जो हमारा ग्रुप था सारे उर्दू स्पीकिंग थे। हारून रशीद उर्दू स्पीकिंग, सोहेल रशीद, अहमद रूफी, नजीब भाई खुद,
इब्राहिम भोलू, शोएब खान शोबी, सारे उर्दू स्पीकिंग थे। अच्छा गुलशन इकबाल, ब्लॉक 3 के शाहीन अपार्टमेंट में आपकी रिहाइश थी ना, वहाँ पर झगड़े वगैरह भी हुआ करते थे, झंडा लगाने पर कोई मसला भी हुआ था? अरे बाप रे बाप, अजाब अजाब। वो साई एमक्यूएम का इलाका सारा, मतलब अच्छा क्या होता था? मैं अकेला पीएसएफ का वहां पर था। एक दफा क्या हुआ था, वो इलेक्शन का जमाना जो चल रहा था, तो मेरे अपार्टमेंट के बाहर जब झंडा लगाना होता है, वो जी सबसे बड़ी बीमारी, तो मैंने झंडा लगा दिया था। एक पोल है वहां पे अपार्टमेंट के बाहर, तो मैंने वहां झंडा लगा दिया। तो झंडा लगाया, उसके ऊपर जो था वो, रात को जब हम लोग गए झंडा वंडा लगा के, तो अगले दिन आए तो वो उसके झंडे के ऊपर जो है वो एमकेएम वालों ने झंडा लगा दिया। अब भाई हमारी अना, आपने हमारे झंडे के ऊपर झंडा लगाया। अच्छा, मोटर बाइक से वो झंडा लगाया हमारे ऊपर, तो मैंने ऊपर जाके झंडा वो एमकेएम का उठा के फेंक दिया। जो लड़का जिसने लगाया था, मुझे पता है वो मेरे अपार्टमेंट का लड़का था, मैंने उसको तपड़ मार दिए, लाते मुझे जो हमारा स्टाइल होता था उसको मार मुर दिया, और मैं चला गया। उसके बाद स्क्वायर पे ब्लॉक 2 अंबर अपार्टमेंट में चला गया, अमरीन अपार्टमेंट में चला गया। आज मेरे साथ जावेद सुमरो मोटरसाइकिल बाइक पे था, वही चला रहा था, उसकी CD70 होती थी, मैं पीछे बैठा हूँ। हम लोग वापस आ रहे हैं तो पॉइंट बस खड़ी हुई है मेरे घर के बाहर एमकेएम की। अब ये मुझे देखता है, बोलता है अरे बाप रे बाप मर गया। हमें पता चल गया था कि अब तो उसका लड़का आपने मारा है एमकेएम का, उसकी कुटाई तो हुई है। अब ये आ गए सारे, वो 60 से 65 लड़का था उस वक्त एमकेएम का खड़ा हुआ वहां पे। अब जावेद बोलते हैं यार मैं बाइक मोड़ता हूँ, क्योंकि क्या होगा कि अगर गए तो बड़ी, मतलब ये पता नहीं मार ही देंगे या उठा के ले जाएंगे। ये कराची यूनिवर्सिटी का पॉइंट है, उर्दू। तो मैंने कहा यार काम कर, अगर तूने अभी यहाँ से बस मोड़ी ना, मोहल्ला है, बड़ी बदनामी होगी। अब जो है वो है, मार खाएंगे, लेकिन ये कि करना तो है। अब ये तो मार खाएंगे, और अगर वापस मुड़ गए तो बड़ी बदनामी होगी, वापस मलाके में नहीं घुस सकते उसके बाद कि ये भाग गए थे यहाँ से। उसने बोला सोच लो, मैंने सोच लिया, चल यार, यानी मार ही खाएंगे और क्या होगा, हड्डियां तोड़ेंगे, अस्पताल जाएंगे कुछ दिन, उसके बाद नाम सही रहेगा। वो बेचारा पुल हुआ। तो जो लड़का था वो मुझे जानता था, यूनिट का लड़का, तमीज से बात की। उसने कहा यार आपने झंडा मारा, फिर आपने मुगली को यहाँ थप्पड़ मारे उसको। मैंने यार मैंने झंडा बनाया था, मैंने उसको कहा कि झंडा उतारो, ये लड़ने लगा। तो उसने बोला तुम वहां रुके, वापस मुड़े क्यों नहीं, यानी निकल क्यों नहीं, तुमने देख तो लिया था। मैंने यार देख तो लिया था, लेकिन अगर मेरा मोहल्ला है मेरा, अगर मैं यहाँ से आज भाग जाता तो फिर वापस बड़ी बेशर्मी की बात थी। है कहने लगा क्या सोच गया। मैंने यार तुम लोग मारोगे ना, अभी तो हूं मैं एक, तुम 60 मारो। तो हंसने लगा, बोला यार तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, तुम उर्दू स्पीकिंग हो ना। बोला हाँ। बोलता यार क्यों रहते हो उन लोगों के साथ। मैंने बोला यार वो मेरी अपनी वजूहत है। तो फिर लड़कों को इसने इशारा किया, ये लोग सब बढ़ रहे थे, तो एक एक थप्पड़ भी मारते तो मेरी वहीं वफात हो जाती। तो लेकिन उसने ऐसा हाथ ऊपर किया, उसने बोला झंडा नहीं लगेगा यहाँ पे, लेकिन तमाशा मत करना। मैंने कहा नहीं, तमाशा नहीं करूंगा। वो मुड़ के चले गए, बहुत बचत हो गई। अब जावेद का सांस भी ऊपर, वो सिंधी लड़का था सुमरो, उसकी सांस भी ऊपर, मेरी सांस भी ऊपर। जब वो गया तो हम लोगों ने ठंडे पानी पिए। उसके बाद वो अकड़ तो थी, वो जाली थी, हमें पता था पिटना तो है यहाँ पे अभी। तो वो जो बचत हुई है वो बहुत बहुत सही की हो गई थी उस वक्त। ये कौन सा यूनिट है और यूनिट इंचार्ज कौन था? अकबर होता था उस जमाने में, ब्लॉक 3 गुलशन। वहाँ सेक्टर के लड़के तो वो पार्क में बैठते थे, तो ये अकबर था यूनिट इंचार्ज वहाँ का, वो ब्लॉक 3 का। कत्ल कितने लोगों को किया आपने? नहीं, मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, जान से नहीं मारा। कॉलेज में क्लैश होता था, एक लड़का था राशिद, उसको गोली लगी थी कॉलेज क्लैश में, APMS का लड़का था, और वो सामने था और हाथ पे गोली लगी थी। तो वो मेरे पड़ोस का ही था, वो रहता भी गुलशन इकबाल मेरे घर के बिल्कुल पास था। तो पड़ोस में, अब जब पड़ोसी को लगी और वो गुलशन कॉलेज नेशनल कॉलेज वाला है, तो मसला खराब हो गया था वहाँ पे। चाचा मेरे वाले साहब के पास है, उन्होंने कहा देखो अब ये जो है इसका काम, और हमारा जो था वो जी देख लेंगे, कर लेंगे, वो जैसा होता है यंग पागल बेवकूफ बच्चा। तो बहरहाल वो वाले साहब ने प्रेशर दिया कि देखो यहाँ ये तुम्हें मार देंगे, अब ये छोड़ेंगे नहीं, इससे बेहतर तुम चले जाओ यहाँ से। तो मैं नाराज होके मैंने नजीब भाई को बताया, मैंने कहा मेरे घर पे धमकियाँ आ रही हैं। तो कहने लगे यार तुम एक काम करो, तुम सवात चले जाओ। सवात में होटल में बुकिंग करा दी मेरी, मैं सवात चला के मफरूरी काटने के लिए। मफरूरी है कि MQM वाले जो हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कराची में। तो मैं सवात चला गया, सवात में रहा मैं 1.5-2 महीना, बोर हो गया, कुछ करने को नहीं था वहाँ पे। फिर मैंने कहा यार फायदा नहीं, अब कराची में नहीं रह सकता तो फिर मैं कहीं और भी नहीं रह सकता। तो फिर मैंने बस बोल मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो फिर उन्होंने मेरा जो है वो स्वीडन जाने का एहतमाम किया। अब कामरान फरीदी ने मुल्क बदला था लेकिन आदतें नहीं।
कामरान ने स्वीडन में ऐसा क्या किया कि जेल हो गई? अमेरिका में वो कौन सा लियारी था जहां का कामरान फरीदी किंग बन गया? और फिर FBI में एंट्री कैसे हुई? इस एपिसोड में आप ये सब जान सकेंगे। 11 अप्रैल 1990 को PSF के सदर नजीब और उसके साथियों के कत्ल के बाद अब कामरान फरीदी अपने ग्रुप में अकेला और MQM के निशाने पर था। पहले उसने सवात में पनाह ली, मगर फिर वालिदैन ने उसकी मुट्ठी में $1000 थमाकर मुल्क से बाहर भेज दिया। वहां कामरान छोटे मोटे काम करने लगा, मगर जैसे कि मैंने कहा था ना कि कामरान ने सरजमीन बदली थी लेकिन आदतें नहीं। स्वीडन के गुंडे यहाँ कामरान फरीदी को पप्पू बच्चा समझकर तंग करने लगे। कामरान को यूं लगा जैसे हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। कामरान ने फिर यहाँ अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए और एक दफा तो बात बहुत आगे बढ़ गई और कामरान ने खुद को एक नई मुश्किल में फंसा लिया। मसला ये हुआ कि वहाँ पे कोसोवो अल्बान गैंग होता था और वो करते थे, टीवी रूम होता था वहाँ पे, टीवी रूम पे जाके उनकी बदमाशी थी, वो अपने चैनल लगाते थे। हमें बर्दाश्त नहीं था, कराची का जहन, जाके हमने चैनल चेंज करना, उन्होंने फिर लगा देना है। उनसे लड़ाई हुई हमारी, काफ़ी सही की लड़ाई हुई वहाँ पे। फिर पहली दफ़ा ऐसा हुआ रेफ्यूजी कैंप में लड़ाई हुई, तो मेरे साथ जो ये हकीकी लड़के थे उसमें एक लड़ने वाला लड़का था, बाकी सारे ऐसे ही थे। लड़े, पुलिस आ गई, अरेस्ट हो गया, मैं भी अरेस्ट हुआ, वो भी अरेस्ट हुआ, ये लोग भी अरेस्ट हो गए। अलबेन हम लोग, उन्होंने चार्ज पर अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने वार्निंग दे दी हमें कि देखो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती, तुम ये नहीं कर सकते। तो एक गैंग था वहाँ पे बांग्लादेशियों का, वो पूल हॉल होता था वहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने, यानी जो रेफ्यूजीज हैं उनके पास, उन्होंने एक ही एंटरटेनमेंट था, पूल हॉल। वो बंगाली थे वहाँ पे, 18 या 20 बंगाली, और वो जो था वो कब्जा करके रखते थे उसके ऊपर। हमारी उस वक्त ज़माने में सिर्फ मैं और एक और पाकिस्तानी बचा था उसमें। ये हमें पूल खेलने नहीं देते थे, या खुद आपस में खेलते थे। एक दफ़ा बर्दाश्त किया, 2 दफ़ा बर्दाश्त किया, 3 दफ़ा ये लोग मौकरी भी उड़ाते थे, ये पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते थे। हमने कहा यार ये तो होगा नहीं, अब मारते, या तो आपसे लड़ना तो पड़ेगा अभी यहाँ पे। और इसके साथ लड़ाई हुई तो मेरे पास छुरी थी, वो जो किचन की नाइफ होती है, वो छुरा नहीं, किचन नाइफ थी। मैंने जो उनका गैंग लीडर था उसके ऊपर मैं अरेस्ट हो गया वहाँ पर स्वीडन में, और मेरी असैलम केस बनाया, अप्रूव्ड असैलम केस, उन्होंने मुझे उत्वीजनिंग कर दी, यानी उत्वीजनिंग होती है, यानी उन्होंने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। MQM की गोली से बचकर कराची से भागने वाला फरीदी अब नॉर्थ स्वीडन की जेल में था, लेकिन उसकी जिंदगी ठहरा हुआ तालाब नहीं बल्कि ना रुकने वाली समंदर की मौजों की मानंद है। तो इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी कामरान का रास्ता कैसे रोक सकती थी? मैं वहाँ 6 महीना जेल में रहा। 6 महीने के बाद मैं एक तरह से उसमें जेल वो ऐसी थी कि उसमें एक पहाड़ी के ऊपर एक एक्स कोल माइन होती है, जो पुरानी कोल माइन थी, वो जेल थी। लोसावारा कहते हैं, वो बर्फ थी, कमर का यानी कंधे सीने तक बर्फ होती थी उसमें। भागने का कोई रास्ता, वहाँ भागते भी नहीं है लोग, क्योंकि भाग के निकल के कहाँ जाएंगे। तो मैं स्वीडन से वहाँ से उस जेल से जो था वो रात को ग्रोसरी लेने के लिए निकला और वहाँ से भाग गया। अब भागकर जाता भी कहां? ये कराची की गलियां नहीं थी, मगर ठहरिए, यहां कामरान फरीदी को एक शख्स याद आया जो उसे पनाह दे सकता था। ये था कैनेडियन एक्टिविस्ट साइंटिस्ट माइल्स गोल्डस्टिक, जो कि स्वीडन में एक इंटरनेशनल NGO ग्रीन पीस के लिए काम कर रहा था। कामरान की उससे दोस्ती स्वीडन में ही हुई थी। कामरान माइल्स के पास पहुंचा और उसे स्वीडन में होने वाले झगड़े और जेल की सारी कहानी सुना डाली। माइल्स फरीदी के कारनामों से पहले ही काफी इंस्पायर्ड था। उसने कामरान की मदद करने का फैसला कर लिया और उसे पनाह दे दी। अब यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां कामरान को कुछ अच्छा सीखने का मौका मिला, क्योंकि यहां एतिशबी आयरलैंड के माइल्स गोल्डस्टिक के कॉलेज में कामरान को न सिर्फ पनाह मिली बल्कि तालीम भी। मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा जो पाकिस्तान में, मैंने कॉलेज में तो वो झकी मारी थी, हम सारा दिन जो थे सियासत करते थे। तो जो मुझे लिखना पढ़ना, दुनिया का जो एक कानून क्या होता है, दुनिया में पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर, न्यूक्लियर वेस्ट क्या चीज़ है और दुनिया में कितने मसाइल हैं, वो मैंने माइल्स गोल्डस्टिक के इंस्टीट्यूट में सीखे, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स सारे आते थे, मैं भी बैठ जाता था साथ में, स्वीडिश में बोलता था, क्योंकि सीख ली थी सारा दिन। उस वक्त यंग भी थे और जबान का शौक भी था, तो उनके साथ रह के मैंने वहाँ पर जो है वो, जो असल में जो दुनिया मैंने देखी या सीखी है, जिसने मेरी आगे जाके बहुत हेल्प की, यानी मोड की। अगर मैं शायद वहाँ पर ना होता, अगर मैं उस ग्रुप को ना मिलता वहाँ पर एट दैट पॉइंट, तो शायद मैं वो FBI और आगे की जो लाइफ है मेरी ना होती, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा अंगूठा छाप बोलते था, गधा गाड़ी वाला जाहिल था, एक गाली है। अब ग्रीन पीस वाले कामरान फरीदी को खिलाते पिलाते और अच्छी बातें सिखाते, लेकिन वो यहाँ कब तक छुपा रहता? अगर वो यहाँ से बाहर निकलता तो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता। यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाया गया। स्वीडन में 3.5 साल गुजारने के बाद अब इस 21 साल के लड़के का नया सफर शुरू होने जा रहा था।
ग्रीन पीस ने फरामास पीचरक मनीष के नाम से कामरान का जाली पासपोर्ट तैयार किया, $600-700 हाथ में रखे और आइसलैंड भिजवा दिया। न सिर्फ नाम बल्कि अब कामरान का हुलिया भी बदल चुका था। अच्छा, मेरे बाल ये तो बहुत कम है, उस वक्त मेरे बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे, मेरी कमर तक बाल थे मेरे, और अजीबोगरीब कैरेक्टर लगता था मैं देखने में। स्वीडिश मुझे अच्छी, क्योंकि एक्सेंट मेरा स्वीडिश था, वो रहता बोलता खाता उन्हीं के साथ था, तो ब्लेंड इन काफी हो गया। लेकिन मेरा रंग जो था डार्क, और बाल वहाँ स्वीडन में ब्लॉन्ड एंड ब्लू होते हैं, और इतना ज्यादा उस वक्त आइसलैंड में तो खैर मैं पहला पाकिस्तानी पहुंचा था, उन्होंने बोला कि आई हैव नेवर सीन अ पाकिस्तानी बिफोर, ये मेरा होस्ट था वहां पर। लेकिन आइसलैंड में कामरान फरीदी अकेला पाकिस्तानी था। डर था कि मनीष के नाम से वो ज्यादा देर यहां टिक नहीं सकेगा। इससे पहले कि पोल खुलता, कामरान फरीदी को स्वीडन का एक दोस्त याद आ गया, लाहौर का हामिद पिया, जो इन दिनों न्यू जर्सी में था। कामरान ने फट से उसे फोन मिलाया और सारी मुश्किल बताई। उसने भी मदद के लिए हामी भर ली और कामरान को चंद ही रोज में न्यूयॉर्क बुलवाकर एक गैस स्टेशन में काम पर लगवा दिया। मगर पिस्तौल पकड़ने वाले हाथों में गैस नोजल जच नहीं रहा था। वो नोजल जो होते हैं वो मेटल का नोजल होता है। नवंबर की सर्दी न्यू जर्सी में आप पकड़े तो वो हाथ जम जाता है, वो हाथ जो है वो चिपक जाता है, यानी बर्फ इतनी ठंडी होती है कि वो खाल उतर जाती है। मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं होगा, $4 घंटे पे मैं तो पूरी रात ये नहीं कर सकता, और रात की जॉब होती है वो, यानी जिल्लत ख्वारी। और रहने का इंतजाम भी ऐसा था कि वो जो रूम था उसमें 9 लड़के रहते थे, एक शिफ्ट में 4 सोते थे, एक शिफ्ट में 5 सोते थे, यानी रात वाले आते थे तो दिन वाले आते थे, दिन वाले आते थे। मैंने कहा यार ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं कराची और स्वीडन में जो लाइफ देख के आया, उसके बाद ये तो मुझसे नहीं होगा, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो मैंने फिर घर वालों को कांटेक्ट किया, मैंने कहा यहाँ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तो मेरे वालिद साहब ने, मेरे एक पाकिस्तान में ट्यूटर होता था, वो गुलशन इकबाल से ही था, उसने बताया कि वो अटलांटा जॉर्जिया में होता है, तो तुम उसके पास चले जाओ। हमने उसको कॉल किया और वो तुम्हारी हेल्प कर देगा फर्दर। तो वहाँ का अटलांटा जॉर्जिया में उसका स्टोर भी था, उसका ग्रोसरी स्टोर था अटलांटा में। तो मुझे वहाँ से फ्लाई करके मैं अटलांटा जॉर्जिया चला गया। वहाँ पे उसके साथ जो मेरा ट्यूटर था, वो मुझे ट्यूशन पढ़ाता था पाकिस्तान में, वो ट्यूशन का था, वो कराची का लड़का था, मुझे नकल कराने में मेरी हेल्प करता था। उसकी वजह से मैंने इम्तहान बहुत पास किया। मुझे तो इतना जाहिल था, मुझे तो पर्चियाँ मुझे तो वो माइक्रो बनाने भी नहीं आते थे, फर्रे कैसे बनते हैं, तो वो मेरी हेल्प करता था। वो ट्यूशन के नाम पे वो मुझे एग्जाम पास कराता था। वो बताता था कि लिखना क्या है और यानी फर्रे कैसे बनते हैं, जवाब क्या लिखना है। तो वो उस जमाने में वो गैस पेपर आता था, वो गैस पेपर के 10 सवाल मुझे बना के फर्रे वो देता था। तो उसने मेरी जो है, तो यंग ही लड़का था वो, तो उसने वहाँ पे उसका अटलांटा में स्टोर था, फिर उसने मुझे रिसीव किया और वहाँ स्टोर में उसने मुझे जॉब दी। अब जिंदगी की गाड़ी जिस ट्रैक पर थी, वो रास्ता कामरान को जुर्म की एक भयानक दुनिया की तरफ ले जा रहा था। या यूं कह लीजिए कि कामरान अब अमेरिका के लियारी की तरफ बढ़ रहा था। वहां भी चलते हैं, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि कामरान फरीदी कोई दाल सब्जी बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ था। वो ग्रोसरी स्टोर पर काम तो कर रहा था, मगर जल्द ही हाथ में पिस्तौल आ गई और जॉब डिस्क्रिप्शन भी बदल गई। वो चोरी का सामान खरीदता था वहाँ पे। उसका नंबर 1 काम जो था, वो स्टोर से इतनी इनकम नहीं थी, बड़े रफ नेबरहुड में उसका स्टोर था। डिकेटर जॉर्जिया एक इलाका है, जॉर्जिया, डिकेटर जॉर्जिया, बड़ी रफ जगह है, रफ नेबरहुड है, कोलंबिया ड्राइव, गैंग ड्रग यही होता है वहाँ पे। उसमें रिस्क होता है। वो मेमन बच्चा था, उसमें दिल इतना नहीं था, उसने मुझे गन ले दी। उसको पता था पाकिस्तान से मुझे जो है वो मैं काम जानता हूँ, तो पहली चीज उसने मुझे पिस्टल जो था वो 380, मुझे अभी तक याद है, वो विल्सन 380 उसने छोटा वाला पिस्टल था, मुझे वहीं से वो इलीगल दी, उसने मुझे लेके दे दी। वो डकैतियां बहुत होती थी, रॉबरियां बहुत होती थी, और हम लोग लेट नाइट बहुत काम करते थे, तो उसने मुझे पिस्टल दे दिया। अब मैं पाकिस्तान से आया था, मेरे लिए वो वहाँ के जो माहौल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मेरे लिए प्ले ग्राउंड था, कैंडी गार्डन का। तो सामान खरीदा था उसके लिए शाम को चोरी का, वो काउंट करना और उसके साथ गाड़ी में लेके उसको, तो उसने सारा मुझ पर डिपेंड करता था वो सारा कुछ, और वो सारा मैं देखता था। लेकिन एक डाउन साइड ये थी, वो पैसे मुझे खबीस आदमी जो था वो $4 घंटा देता था, कमाता था वो $200 घंटे के, देता मुझे $4 घंटे का, जो कि उस जमाने में गैस स्टेशन में जो देते थे वो $8 या $9 का भाव चलता था। बस फिर क्या, फरीदी अड़ गया। उसे भी ज्यादा पैसे कमाने थे। चोरी का सामान कैसे, कहां से खरीदना है और किसे बेचना है, वो सब सीख गया था। मगर अब उसके कदम जिस जगह बढ़ रहे थे वो इंतहाई खतरनाक थी। अमेरिका का ऐसा इलाका जहां रात होते ही सब अपने घरों में दबक जाते, दिन के उजाले में फायरिंग की आवाजें गूंजती और अंधेरे में बंदूकें चमकती। पुलिस तो यहां भूल कर भी नहीं आती, और जब आती तो गैंगस्टर को सलाम ठोक कर जाती। ये था अटलांटा का बैंकेट हाईवे। ये पाकिस्तान का जो है तो वो लहरी था,
पुलिस जाते हुए डरती थी लिटरली उस इलाके में, वो बैंकेड हाईवे में। और दूसरा, अगर आप कॉल करें तो रिस्पॉन्ड तो करते थे, वो 2 स्क्वाड का रिकॉर्ड करते थे। जैसे अगर जैसे किसी को गोली लगी है, तो कई दफा होता था कि बाहर गोली लगी है, बंदा पड़ा हुआ है, तो हम कॉल करते थे। जब ड्रग डीलरों को अब बाहर डोप बिक रही है, ड्रग बिक रही है, उसको पता है कि आपने कॉल की है, अगर आपने पुलिस कॉल की है तो वो आपके ऊपर है, फिर वो दे वर नॉट फ्रेंडली विथ यू। तो उनको बड़ा प्रॉब्लम था इस बात से, तो हम पुलिस कॉल नहीं कर सकते थे। और दूसरा, खुद हम 2 नंबर का काम करते हैं ना भैया, हमारे ऊपर अंदर 40-50 हज़ार का, 80 हज़ार का माल पड़ा चोरी का, इलेक्ट्रॉनिक, क्या सिगरेट, रेजर ब्लेड, यू नेम इट, वो सारा माल अंदर पड़ा हुआ है। अब आप जब खुद 2 नंबर करते हो तो फिर आप पुलिस कहां से कॉल करोगे? तो यही था, बस यही चलता था वहां पे, अपनी पिस्टल होती थी। मेरी हेड इंजरी हो गई थी, मैंने काले पे एक दफा फायरिंग कर दी, वो गैंग का लड़का था, वो वापस आया और उसने मेरा स्कल फ्रैक्चर हुआ यहाँ से पीछे से और फ्रंट से। मेरे फ्रंट जो ये अनइवन है, यहाँ से यहाँ तक खुला हुआ है। वो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो उनसे स्टिचेस नहीं लगे, तो मैं स्टेपल लगा के बंद किया। तो मेरा अगर टेंट करा लूँ तो मेरे सर में पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ पूरा, यहाँ से भी फ्रैक्चर था। वो डॉक्टर ने बोला तुम शायद मर जाते, लकीली तुम बच गए, वो टाइम पर आ गए। मेरी ब्लीडिंग बहुत हो गई थी, मेरे जूतों तक में खून भरा हुआ था। जख्म खा खा कर जिस्म तो सख्त हो ही रहा था, मगर कराची से लेकर अटलांटा तक जो चालबाजियां कामरान फरीदी ने की, उसका जहन भी पक्का हो रहा था। यही वजह है कि जब एक मर्तबा वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो बड़ी ही चालाकी से, बल्कि किसी फिल्मी स्टोरी की तरह, गोरों की अदालत को चकमा देकर निकल आया। स्टोर में एकदम बैठा हुआ था, तो पूरा पूरा बुलेट प्रूफ ग्लास होता है स्टोर में, हर जगह ये पैटर्न है वहां पे। तो अब आप देखिए कितना दिमाग मेरा खराब है, बेवकूफ़ी की हद तक पाकिस्तानी। एक बंदा अंदर घुसा और वो बियर का एक बड़ा केस होता है, वो लेके भाग गया। अब वो काले ऐसा भागते हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते, उनकी स्पीड बहुत, मैराथन रेसर होती। मैं उसके पीछे भागा, मेरे पास पिस्टल ऑफ कोर्स था, मैंने लेकर दब 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 फायर मारे। खुदा का शुक्र उसको गोली नहीं लगी। मैंने 3 फायर मारे, मुझे पता नहीं था। जब मैं तो भागा हुआ आया हूं ना उसके पीछे, अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस बिल्कुल दूर जो है पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई स्क्वाड, उसमें 4 पुलिस वाले और पीछे जो है उनका बैकअप यूनिट। वो देख, अब मुझे नहीं पता कि वो खड़े में, मुझसे फायर हो गया, थोड़ी देर में बुप 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 करके आ गए, पकड़ लिया। अच्छा, लकीली जब मैंने देखा ना उनको, आपने जल्दी से अंदर भागा। पिस्टल तो चोरी का था ना, लीगल गन तो थी नहीं, और मैं लीगली अलाउ भी नहीं था, मैं इलीगल था उस वक्त वहां पे। मैं तो इलीगल, यानी मेरी कोई अमेरिकन सिटीजनशिप थोड़ी थी मेरे पास, ना कोई ग्रीन कार्ड। मैंने पिस्टल पहले छुपा दिया, इतनी अकल थी कि असला पहले छुपा दो, क्योंकि ये पकड़ा गया तो ये केस गंदा हो जाएगा। उन्होंने मुझे पुलिस ने मोबाइल में बिठा लिया। अब बोलेंगे तुमने फायर किए? नहीं, मैंने तो नहीं किया। बोलता है मैंने तुम्हें अपनी आंख से देखा। 4 पुलिस वाले कह रहे हैं हमने अपनी आंख से देखा है तुम्हें। मैंने बोला अब क्या करूं? बोला गया साइन कर दो, तुमने किए हैं, फायरिंग की है। मैंने कहा तुम्हारे पास वो कहाँ है बंदा जिस पे की है फायरिंग? अब वो तो भाग गया था लेके, उसको थोड़ी को रुकना था। अब इनके पास जो था वो विक्टिम नहीं था। मुझे अरेस्ट कर लिया, ले गए अटलांटा पुलिस स्टेशन, वहाँ जेल में ले गए, अरेस्ट बुक कर दिया इन्होंने। मुझ पर चार्ज बनाया था इन्होंने, शूटिंग नियर पब्लिक हाईवे, हैविंग इलीगल फायर आर्म, हालांकि फायर आर्म मिला नहीं है, हैविंग इलीगल फायर आर्म, शूटिंग नियर पब्लिक हाईवे, क्योंकि वो अटेम्प्टेड मर्डर नहीं था, क्योंकि विक्टिम ही नहीं था। शूटिंग नियर पब्लिक हाईवे फैले होती है, बड़ा गंदा क्राइम है, क्योंकि यू कैन डिस्टर्ब द ट्रैफिक। वो पब्लिक हाईवे करीब थी वहां से। मुझे पकड़ के इन्होंने अंदर किया। अच्छा, मेरा बॉन्ड हुआ तकरीबन $5 या $7 का। मेरा बॉस आया जल्दी, उसने मुझे बेल कराई, बेल करा के वो मुझे ले गया। अगले दिन जो था उन्होंने मुझे बोला कि तुम वकील करोगे? मैंने बोला नहीं, वकील नहीं करूंगा। मेरी प्रिलिमिनरी हेयरिंग थी, प्रिलिमिनरी हेयरिंग में मुझे पेश किया उन्होंने। अब अच्छा, साइज मेरा, मैं जो था तकरीबन 120 पाउंड, मैं इतना कमजोर सा था, और बल्क यानी मस्कुलर था, लेकिन आई वाज स्मॉल पेटिट गाय, और देखने में बच्चा ही लगता था उस वक्त भी। तो मुझे जब वो जेल में लेके, जज ने पूछा चार्जेस क्या, उसने बताया चार्जेस ये हैं। तो मुझे वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो था वो मुझे पूछने लगा, बोलना कि तुमने किया है? मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। बोलते तुमने तो कन्फेशन साइन किए। मैंने, ये पुलिस वालों ने मुझे गाड़ी में बिठा के मुझे तंग कर, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे डर था, वहाँ पुलिस पाकिस्तान में बहुत मारती है ना, तो मुझे ये था कि मुझे गाड़ी में ले कूटेंगे, मैं डर के मारे, जो उन्होंने बोला मैंने साइन कर दिया, मैंने किया कुछ भी नहीं। मैंने बोला उल्टा ये आके तंग करते हैं, स्टोर में आके फ्री सामान लेके जाते हैं। बोलती वो जज खड़ा हो गया, बोलता वो उसमें जज, अब कोर्ट रूम भरा हुआ है लोग उसमें और केसेस के। उसने बोला खाली करो कोर्ट रूम खाली हो गया। उसने बोला ये तो कम है, कहाँ से हो? मतलब पाकिस्तान से। बोलता है कि एक्सेंट मैंने बिल्कुल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, नो बिल्कुल वो जो जब फेक एक्सेंट से मैंने उसके बाद इंग्लिश बोलना शुरू किया।
बोला आई डोंट नो सर, यू नो आई वर्क वेरी चीप, यू नो दिस पीपल कम बॉदर मी, यू नो। तो वो बेचारा दे स्टार्ट फीलिंग सॉरी फॉर, बोला क्या हुआ था? मैंने बोला आई डोंट नो, आई हियर डुम 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 साउंड, आई रन, द पुलिस कम, यू से यू डू, आई सिट डाउन, दे बीट मी, आई डोंट नो। तो वो मुझे बोलने लगे कि व्हाट डू यू वांट? मैंने बोला आई डोंट नो, व्हाट आई वांट टू गो होम। उसने खैर वो बोलने लगा यार हम ऐसा डिसमिस तो नहीं कर सकते कि तुम्हारे पर चार्ज है, तुमने कन्फेशन साइन किया, यू कैन नॉट बी डिसमिस्ड। मैं बोला आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट आई डिडंट डू नथिंग। तो उसने मुझे बोला कि हम तुम्हारा जो है वो डेड डॉकेट कर देते हैं, केस डिसमिस, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम पे एक इम्प्लीमेंटेशन है, तुम नॉन वायलेंस काउंसलिंग करोगे 30 डेज, नॉन वायलेंस काउंसलिंग। पता नहीं क्या भला होते, दे दो, अब जेल जाना से अच्छा नॉन वायलेंस काउंसलिंग करूंगा। नॉन वायलेंस काउंसलिंग इन्होंने मुझे भेज दिया। वहां पहुंचा तो वो सारे वो जिन के बच्चे 8-8 फुट 6-6 फुट के टैटू गंजे, वो अटेम्प्टेड मर्डर वाले वो घूम रहे हैं, और मैं बच्चा सा देख रहा हूँ उनको चारों तरफ से। तो वो काउंसलर आई, मुझे बोलती है व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैंने बोला सेंड मी फ्रॉम द कोर्ट फॉर नॉन वायलेंस काउंसलिंग। बोलती है व्हाट डिड यू डू? मैंने बोला नथिंग। बोलती है व्हाट डू यू मीन नथिंग? मैंने बोला कुछ भी नहीं किया, मैंने तो, मैं स्टोर में काम करता हूँ, वहां से पुलिस ने पकड़ा, मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे बोलती यू डिडंट डू एनीथिंग। मैंने बोला नो नॉट एट ऑल। बोलती यू हैव 30 डेज नॉन वायलेंस काउंसलिंग। मैंने बोला मैं आई गॉट टू डू, जो मैं तो जो खाता हूँ वो कमाता हूँ, मैं तो अगर यहाँ आ रहा मुझे पैसे कौन देगा? मुझे तो घर पैसे भेजने होते हैं, यू नो, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे बोलती गिव मी अ फाइल, यू श्योर यू डिडंट डू एनीथिंग? मैंने बोला मैम नेवर। उसने फाइल ही साइन किया, बोला नेवर शो अप हियर अगेन। मैं हंसता हुआ करके बाहर निकल के आ गया वहां से। गैंगस्टर्स का वो इलाका जहां पुलिस भी आने से डरती थी, अब कामरान फरीदी वहां का किंग बनने जा रहा था। कराची के लड़के रफीक खावर और पेशावर के छोटा खान के साथ मिलकर उसने अपना गैंग बना लिया और सीधा बैंकेट हाईवे में जाकर बड़ा पंगा ले लिया। सिर्फ 3 लड़कों ने गैंगस्टर्स के अड्डों पर 50 राउंड चलाकर यह मैसेज दिया कि एरिया में बड़ा गैंग आ गया है, जिससे पंगा नहीं चंगा। अब वो 4 से 5 हजार $5,000 महीना कमा रहा था और लाइफ स्टाइल भी बदल रहा था। अब हमने जो और लोग थे वहां पे, पाकिस्तानी या इंडियन लोग भी थे, 2-3 बड़े क्रू थे वहां पे जो सामान लेते थे चोरी का। उनमें एक हरीपुर हजारे का था, अमजद खान का करके बंदे का नाम है, खतरनाक शख्सियत थी वो, सबसे डेंजरस वही था उस इलाके में उस वक्त। अमजद लाला, वो कराची में होता है जमशेद रोड पे। तो अमजद खान होता था, उसका काम था बड़ा। हमने जाकर उसको धमकी लगाई कि भाई बात सुनो, अब हम आ गए यहाँ पे, हम कराची से आए हुए, तुम्हारा काम नहीं होगा बेटा, काम बंद। सब अच्छा चल रहा था, मगर फिर 1995 के आखिर में कामरान फरीदी के गैंग को अमरीकी पुलिस ने तंग करना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में पुलिस तंग किया करती है। कभी उनके स्टोर से 20 से 30 हजार $1,000 का सिगरेट से भरा बैग ले जाती, तो कभी कुछ और। ये पुलिस वाले दरअसल कामरान फरीदी के मुखालिफ गैंग के हामी थे। अलबत्ता वो ये नहीं जानते थे कि वो जिससे पंगा ले रहे हैं वो बाजी पलटने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस बार सिर्फ बाजी नहीं पलट रही थी, बल्कि कामरान की पूरी ही जिंदगी बदल रही थी। चोर पुलिस खेलते खेलते अटलांटा का ये गैंगस्टर FBI एजेंट कैसे बन गया? कामरान फरीदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या राज जान चुका था? अमेरिका में बैठकर फरीदी ने इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट कैसे नाकाम बनाया? ये सब जान सकेंगे आप इस एपिसोड में। आंखें गुस्से से लाल थीं, मुट्ठियां बीचकर वो FBI हेडक्वार्टर की तरफ तेज तेज बढ़ रहा था। मगर इस गुस्से की हालत में भी उसने जहन को कंट्रोल कर रखा था, और करना भी था, क्योंकि तारीख में शायद पहली बार एक गैंगस्टर FBI के हेडक्वार्टर पहुंच रहा था। जरा सी गलती उसे अमरीकी कैदी बना सकती थी, और ये स्वीडन नहीं था जहां से भागना आसान होता। खैर, दफ्तर में दाखिल होते ही वो एक एजेंट से मिला और उसको अपना मसला बताना शुरू किया, लेकिन ख्याल से, कॉन्फिडेंट रहते हुए, कहीं जबान ना फिसल जाए, ये शक ना हो जाए कि वो खुद भी एक गैंगस्टर है। FBI ऑफिसर माइक एक नजर फरीदी को देखता, फिर मुस्कुराता, फिर उसका किस्सा सुनता, फिर हंस पड़ता। सारी बातें सुनकर उसने कामरान फरीदी के सामने एक ऑफर रख दी, तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर पहले तुम हमारा काम करो। वो क्या लगा कि उसको पता था सारा चक्कर, वो बड़ा कमीना FBI वाला खाग ऑफिसर था, माइक नाम था उसका। उसको सारी चीज पता थी क्या हो रहा है इलाके में। बोलता या आई नो। बोलता लिसन, आई डोंट केयर व्हाट यू डू। बोलता आई एम कंसर्न अबाउट द बैड पुलिस, मेरा जो टारगेट है वो बैड पुलिस है, लेकिन आई विल हेल्प यू इन वन वे। तुम्हारा एक ग्रुप है वहाँ पे अटलांटा में, जो एमएल किंग ड्राइव पे, अमजद खान उसी का नाम लिया, जो बड़ा ऑपरेटर था। कहता है वो वहाँ पे उसका एक ग्रुप है,
गैंग ही कह लें उसको, गैंग तो नहीं कहना चाहिए, ऑर्गेनाइज क्राइम था उसका। वो बड़े पैमाने पे चोरी के सामान लेता था, फिर वो जूश माफिया को बेचता था, चाइनीज स्नैक हेड माफिया को न्यूयॉर्क शिपता था। वो मिलियंस में काम करता था उसका। क्या लगा, वी आर इंटरेस्टेड इन हु दे आर, हमें उनके नाम समझ में नहीं आते, तुम्हारे काम समझ में नहीं आते। फिर उसने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो, मैंने स्वीडन में था। फिर उसने मुझसे बोला स्वीडन में स्पीक स्वीडिश, मैंने बोला हाँ। बोलता और कौन सी जबानें बोलते हैं, मैं रोमेनियन बोलता हूँ, सिगान्स की जिप्सी सारे गैंग थे, उनसे जबान मैंने सिगान्स की सीख ली थी। क्या लगा और बोलते हो पाकिस्तान की कौन सी जबान बोलते हैं, मैं उर्दू पंजाबी फ्लुएंट हूँ। तो स्पेनिश मैंने सीख ली थी, वहाँ अटलांटा में स्पेनिश काफ़ी ग्रुप थे, तो मैंने स्पेनिश काफ़ी सीख ली। जबान का मुझे शौक भी था और दिमाग चलता था, तो मैंने स्पेनिश फ्लुएंटली मैक्सिकन डायलॉग सीख लिया था। तो पूछा और कौन कौन ज़बानें बोलते हैं, मैंने कहा ये ज़बानें बोल। तो ठीक है, बोलता मुझे, मैं उन लोगों को पुलिस वालों को हटा दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ ये अमजद खान का ग्रुप क्या करता है। मैंने बोला यार ये तुम, वो लोग गैंगस्टर हैं, उनके पास जो है 40-50 आदमी है, मेरे पर बुराई आएगी। बोलता है डोंट वरी, तुम्हारे पर बुराई नहीं आएगी, हेल्प अस आउट, वी नो। बोलता है तुम्हारा इमिग्रेशन स्टेटस भी नहीं है, मैंने बोला नहीं। बोलता है लुक वी कैन हेल्प यू विद इमिग्रेशन स्टेटस, तुम इलीगल हो ना, मैंने बोला हाँ चटा इलीगल। बोलता है वी कैन हेल्प यू विद इमिग्रेशन स्टेटस, वी कैन हेल्प यू विद लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन वी नीड टू नो अबाउट दिस गाइस। अच्छा, उनके साथ जो अमजद खान के साथ जो ग्रुप था, उनको मैं पसंद इसलिए नहीं करता, वो करता था इंडियंस के साथ काम। वो हमारा पाकिस्तानी दिमाग की वो इंडियन, वो पटेल इंडियन जो होते ना उनके साथ, वो उसके मेन फाइनेंसर इंडियन पटेल थे, और मैं उसको, उन लोगों को मैं पसंद पहले से नहीं करता। तो मैंने कहा यार एक तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, खान की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। उस जमाने हमारा दिमाग ये था, पुलिस का प्रेशर हट जाएगा और ये हिंदुओं से भी जान छूटेगी। उसके अलावा मजे की बात है पुलिस भी हट जाएगी और FBI अपने बैक पे, काम तो हमने वही करना है, अब FBI की बैक पे करेंगे तो मजे ही मजे हैं। उसके बाद तो हमें कौन रोकेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी आई हेल्प यू। तो उन्होंने मुझसे पहले तो ज़िमनी सवाल किए, कौन लोग हैं, क्या करते हैं, किधर से हैं, जो उनके उसको बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मैं उनको बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन समझाई, तो काफ़ी चार्ट बना के दिया उसको। तो वो उसके समझ में नहीं आ रहा था, बार बार फोर एंड बैक, क्योंकि अमेरिकन जरा लकीर के फकीर होते हैं, वो कॉलेज उनको गैंग, ये ऑर्गेनाइज क्राइम, ये समझ में नहीं आता क्या होता है। तो उसने बोला मैं एक गैंग एजेंट है, मैं उसको बुलाता हूँ, तो तुम उसको समझाओ ये बात, कल मेरे पास आना ऑफिस में। मैंने ठीक है, मैं कल पहुंचा, शान नाम था उसका, उसने मुझको बुलाया, जो उनका गैंग जो एफिलिएटेड गाय था, उसने उसको समझाने के लिए स्ट्रक्चर। तो मैंने यार मैं उसको समझा रहा हूँ, उनकी समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या, एक काम करो यार, पेन एंड पेपर दो। मैंने एक पेन पेपर लिया, उस पर बड़ी शीट थी, मैंने उस पर मार्कर से ड्रॉ करना शुरू कर दिया, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने कहा देखो यहाँ से आता है, यहाँ जाता है, यहाँ सप्लाई होता है, इसके पास आता है, ये ऑपरेशन है, यहाँ से ये माल रोल होता है, इस होलसेलर को जाता है। मैंने चार्ट बना के उसको, जो डायग्राम बना के उसके सामने करके रख दिया। मैंने कहा ये वो एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे हाउ डू यू नो अबाउट दिस, मतलब अबाउट व्हाट। बोलता है दिस। मैंने आई ग्रू अप इन क्राइम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो हंसते हंसते उसने कहा चलो नाउ दैट्स गुड। तो खैर उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन, उसका नाम था ऑपरेशन अमेरिकन ड्रीम। वो बहुत बड़ा केस था अमेरिका की हिस्ट्री में। उसमें 80 अरेस्ट हुए थे, जिसमें जूश माफिया भी थी, चाइनीज स्नेक हेड माफिया भी थी। उन लोगों ने, वो पुलिस वालों को 11 पुलिस वाले और वो सब अरेस्ट कर लिए। अच्छा, जब मैं उनकी रेगुलरली हेल्प कर रहा था, मेरा स्टोर और काम एज यूजुअल चल रहे थे। अब जहां मैं चोरी का माल ले रहा हूँ, FBI को पता है, लेकिन वो मुझे कुछ कहते नहीं थे। अब वो क्या हुआ कि वो उनकी ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो गई। अब वो इमिग्रेशन वाला आइस जो था एजेंट, वो मेरे पास आए, कहते यार मेरे पास ये केस है, मेरे पास ये केस, समझ में नहीं आ रहा, हाउ डू वी डू इट। तो वो जाके मैं डायग्राम के थ्रू करता था। सबको डायग्राम बड़ा पसंद था, ये पैटर्न, वो कि ये डायग्राम पैटर्न जो था, आई जस्ट स्टार्ट ड्राइंग। देखें मैं आपको समझाता हूँ क्या वजह है उसकी। एक होता है क्राइम, ताला, एक होता है ताला खोलने वाला। जो ताला खोलने वाला होता है ना, वो वही होता है जिसको क्राइम पता हो। अब FBI एजेंट जो होते हैं वो कॉलेज एजुकेटेड होते हैं, समझ गए, उनको कॉलेज एजुकेशन होती है, वो स्ट्रीट IQ नहीं होता। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि वो किसी ऐसे आदमी को मिले जिसको स्ट्रीट IQ था। मेरे पास स्ट्रीट नॉलेज थी, मुझे पता था कि वो, तो मुझे जब ताला लगाना आता ना, ताला खोलना भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। वो काम जो FBI के हाई क्वालिफाइड ऑफिसर्स के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था, वो केसेस कामरान फरीदी चुटकी बजाते सॉल्व करता आगे बढ़ता जा रहा था। मगर अब वो ऐसे कैसे आगे बढ़ता? कामरान फरीदी की एक टांग जुर्म की कश्ती में थी तो दूसरी FBI की कश्ती में, लेकिन उसे अब एक कश्ती का मुसाफिर बनना था। और फिर ये बात कामरान फरीदी को भी समझ आ ही गई। उसने क्या फैसला किया, कौन सा रास्ता चुना, ये बताने से पहले इसी से रिलेटेड ये कहानी सुनते जाएं। 1980 की दहाई में कैलिफोर्निया की सड़कों पर खौफनाक चेहरों का राज है। उन्हें देखकर अमेरिकन्स ने डर के मारे रातों को घरों से निकलना छोड़ दिया है।
गंजे सरों पर शैतान के सींग के निशान, चेहरा और जिस्म टैटू से भरा हुआ, निशान भी ऐसे जो लोहे की गर्म सलाख रखकर हथौड़ों की चोट से दागे गए हों। यह है बदनाम समाना गिरोह MS-13 के गैंगस्टर, जो दुश्मन की लाश के 13 टुकड़े करके फेंक दिया करते थे। कभी ये निचले धड़ को मार मार कर इतना लागिर कर देते थे कि इंसान खुद मौत मांगता। ये इतने खतरनाक थे कि लॉस एंजलिस की खतरनाक तरीन 18th स्ट्रीट गैंग को भी खाकर हजम कर गए। 50,000 से ज्यादा लड़कों का ये गैंग अमेरिका की 46 रियासतों में फैल गया। ड्रग एंड वेपन ट्रैफिकिंग, चोरी और डकैती से उन्हें कोई नहीं रोक सका। FBI भी सर पकड़े बैठी थी। उधर कराची के कामरान के तो नाम में ही नाकामी नहीं, वो एक के बाद एक गैंग को पकड़वा कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखा रहा था। FBI को एहसास हो गया कि कामरान तो एक तलवार है जिससे वो अब तक लीमू काट रहे थे, और फिर उन्होंने कामरान फरीदी के सामने एक और ऑफर रख दिया। FBI पे जो मेरा जो बंदा था वो कहने लगा, यार वी हैव अ सिचुएशन, ये एक केस है रिवर्स होम इन्वेजन। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ड्रग हाउसेस बना रहे हैं जिसको हम एज अ ड्रग हाउस, और हम चाह रहे हैं कि MS-13 जो है वो उसको रॉब करे ताकि हम इनको अरेस्ट करें। और कोई तरीका नहीं, ड्रग डीलर रिपोर्ट नहीं करता वो जो रॉब होने के बाद कि मेरी ड्रग रॉब हो गई है। तो ये लोग और वहां पे लाशें पड़ी होती थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। कहूँगा कि मैंने कही MS-13, तो मेरे कान जो है वो और खड़े हो गए। मैंने कहा यार MS-13 देयर नो जोक। बोलता है लिसन, हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बन जाओगे। यू नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट तुम अपना काम करो अपना, क्योंकि उनको पता था कि मैं खांचे कर रहा हूँ अपना, मेरा जो चोरी का काम चल रहा है और उस वक्त बूमिंग कर रहा। मैंने कहा यार देखो हम डूइंग गुड। बोलता देखो उसका कोई एंड नहीं है, तुम जो लाइफ जी रहे हो ना, यू गोना डू इट 2, 4, 5 साल में, मैं नहीं हूँ कोई और आएगा, यू गोना गेट अरेस्टेड, यू गोना गो टू जेल, फिर तुम वापस पाकिस्तान जाओगे। इज दैट व्हाट यू वांट टू डू? उसने जब पाकिस्तान का नाम लिया, मैंने कहा नहीं रुक जाओ व्हाट डू यू वांट? बोलता है कि मुझे जो है इन्फिल्ट्रेट करना है MS-13 को एंड यू कैन हेल्प। तो देन इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि MS-13 को इन्फिल्ट्रेट करना है। तो फिर मैंने पहली दफ़ा इस तरह जाके मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, MS-13 को इन्फिल्ट्रेट किया एंड वी बस्टेड MS-13। वो जो उनका होल विंग था अटलांटा में वो अरेस्ट हो गया। दैट वाज अबाउट 23 मेन, उनमें से सबके ऊपर मल्टीपल रॉबरी और अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस है। इस तरह से दस मेरी शुरुआत हुई एज अ कॉन्ट्रैक्ट FBI। लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था जो कि बहुत रेयर चीज़ है, और मुझे जो है वो परमानेंट रेजिडेंस मिल गया। अंदर गया ऑफिस में, वो जिसके लिए पाकिस्तानी 10-10 साल जक मारते हैं, मैं जो इस तरह ऑफिस में गया हूँ बादशाह की तरह। इमिग्रेशन में पिछले बैक डोर से मुझे ले गया, टेक द पिक्चर हेयर, स्माइल, वेव, हाथ में कार्ड दिए, बोला नाउ यू हैव ग्रीन कार्ड, लेके मैं आ गया। इससे को बात है, उसको पाकिस्तानी मरते हैं, लाख $1 भी खर्च करो नहीं मिलता। मुझे 5 मिनट उन्होंने ग्रीन कार्ड भी दे दिया और पैसे भी अच्छे आ रहे हैं। एंड पासपोर्ट पाकिस्तानी है उस वक्त तक, बस जस्ट ग्रीन कार्ड जो है मेरे पास, रेजिडेंस परमिट है अब कामरान फरीदी के नाम से। वो मनीष इज डेड नाउ। अब दुनिया बदल रही थी। ये PSF का कामरान फरीदी नहीं था, ना ही स्वीडन की जेल का कैदी था, या बैंकहेड हाईवे का गैंगस्टर भी नहीं था, बल्कि कामरान अब FBI अंडर कवर एजेंट बन चुका था। अब आपको मैं वो खबर देने जा रहा हूं जो दुनिया से आज तक पोशीदा थी, जिसे सुनकर आप भी मेरी तरह दंग रह जाएंगे। शेल्फ में रखी किताबों को दोबारा पढ़कर तस्दीक करेंगे कि आपने जो पढ़ा वो गलत था या जो सुन रहे हैं वो सही है। साल 1999 आ गया था। 12 अक्टूबर की रात तो याद ही होगी, जब एक आर्मी चीफ का तैयारा फजा में था और जमीन पर नवाज शरीफ फौज में उखाड़ पछाड़ कर रहे थे। उस रोज जो कुछ हो रहा था, अमेरिका ने भी उस पर गहरी नजर रखी हुई थी। यूं समझ लीजिए जैसे वॉशिंगटन इस्लामाबाद में बैठकर सब कुछ देख रहा था। मगर कैसे? वो सब तो अचानक हुआ था? जी नहीं। कामरान फरीदी ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका को 5 दिन पहले से मालूम था कि मुशर्रफ इख्तिदार पर काबिज होने वाले हैं। इसीलिए अमेरिका ने अपनी आंखें और कान इस्लामाबाद में लगा रखे थे। तो वो मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था FBI की तरफ से। उन्होंने कहा कि तुम्हें फौरन पाकिस्तान जाना है, इस्लामाबाद। मैंने बोला क्या हुआ है? कहने लगे कि यार ये मुशर्रफ इज टेकिंग ओवर। इनको ऑलरेडी पता था। कहने लगे कि मुशर्रफ टेकिंग ओवर कर रहा है एंड वी नीड समबडी लोकल। उन्होंने एम्बेसी ने रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान जो अमेरिकन एम्बेसी ने रिक्वेस्ट किया है कि लोकल आदमी चाहिए एंड यू आर द गाय। तो मैंने बोला यार देयर इज अ प्रॉब्लम।
मेरी फैमिली वहां पर रहती है। बोलते व्हाट डू यू वांट? मैंने बोला मेरी फैमिली जो है, अगर अगर ये कुछ मामला मैं कर रहा हूँ इंटरनेशनली, मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ सकती है। बोलते डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली को हम सबको यहाँ ले आएंगे उसी दिन, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने बोला वीजा इशू करोगे? बोला डोंट नीड अ वीजा, विल जस्ट पुट हिम इन अ प्लेन इन अ पेरोल वीजा बोलते हैं, प्रिंट पेपर करेंगे, विल जस्ट पुट हिम इन अ प्लेन एंड दे विल गो। मैंने बोला व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? मुझे बोलता है कि तुम्हें जो है वो विल पुटिंग यू अक्रॉस, वो जो क्या नाम है उसका, प्रेसिडेंशियल हाउस था, उसके अक्रॉस तुम्हें हम प्रेसिडेंट्स पे दे रहे हैं, यू जस्ट टू वॉक एंड मेक श्योर कीप आई ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन। और वी आर द स्किन दिखाने लगा, लुक एट माई स्किन, आई कैंट बी देयर सो यू बी माई। तो उसने मुझे उस जमाने में सेट फोन दिया, एक सेट फोन था, थुराया का एक सेट फोन था। उसने मुझे सेट फोन दिया, कहना ये अपने पास रखना, इन केस इमरजेंसी कॉल मी, जस्ट डोंट टॉक टू एनीबॉडी। और मैंने बोला व्हाट एल्स, प्रॉब्लम क्या है? बोलता है कुड बी ISI, सो मेक श्योर कि तुम डोंट गेट इनटू लीगल लोकल कन्वर्सेशन, डोंट लेट हिम नो कि तुम अमेरिकन हो, यू जस्ट कीप आई ऑन, गिव मी मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन व्हाट्स गोइंग ऑन। और उनके मैंने बोला कि व्हाट साइड वी प्लेइंग, सारी बात है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, आई नो पॉलिटिक्स। मैंने बोला व्हाट साइड आर वी प्लेइंग? वे बोलता है इट्स विद आवर कंसेंट, हमारे आशीर्वाद से आ रहा है, फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश। जब जिस रात को ये क्यों हुआ, 4 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था। दे वांटेड टू कीप आई कि अगर बाहर से मुशर्रफ, ये जो अगर नवाज शरीफ की यानी जो इनका अपना जो सिक्योरिटी है वो रिटेलिएट करती है, what was the total whole operation is, they wanted exact eye of what was going on, what's happening, यानी क्या हो रहा है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। तो मुझे बोला अगर तुम्हें ISI अरेस्ट कर लेती है या कुछ भी हो जाता है, just go with the flow, don't say a word, don't say anything about America or anything else and we'll take care of it। आपके पाकिस्तान में जब भी गवर्नमेंट आती है बगैर कंसेंट के नहीं आती, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं नेक डीप इस काम में रहा हूं, नेक डीप यहां तक। अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को हटाने का फैसला अचानक किया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाई से भी नहीं किया था। लेकिन यह अचानक फैसला उन्हें क्यों करना पड़ा? क्या अमेरिका की तरह वो भी जान गए थे कि परवेज मुशर्रफ इख्तिदार पर कब्जा करने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने अपना ताबेदार आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की? खैर, ये मामला फिर कभी। अभी वापस चलते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जहां FBI एजेंट कामरान फरीदी अमेरिकन सिक्योरिटी मैरीन के हिसार में अपनी फैमिली को भी अमेरिका शिफ्ट करवा रहा है। मगर दूर खड़े एक पाकिस्तानी FIA ऑफिसर को कुछ शक हो गया है। हम लोग एयरपोर्ट VIP लाउंज में गए मेरी फैमिली के साथ। तो जैसे जाने लगा तो FIA वाला एक भागा हुआ आया, पठान था वो भागा, वो ऑफिसर था FIA का, उसको पता नहीं था क्या हो रहा है। उसने अचानक उसको शक हुआ, उसने मरीन सिक्योरिटी देख ली थी, गोरे जो अमेरिकन मरीन्स थे, तो उसको क्यूरियस हो गया कि क्या हो रहा है। वो भागा हुआ मेरे पास आया, मुझे बोलता है वेयर यू गोइंग, क्या है? पासपोर्ट देखा, उसने पासपोर्ट लिया मेरा, तो मेरा ग्रीन कार्ड लिया उसने, बस सफ़े पर तरह बोलता कहाँ जा रहे हो? फैमिली के वीजे कहाँ हैं? तो फैमिली के, मैंने कहा फैमिली के पासपोर्ट है, उसने पासपोर्ट सारे ब्लैंक है फैमिली के। तो मैंने उनको पेपर निकाला, मैंने कहा पेपर दिखाया, मैंने कहा बोलते तुम क्या करते हो, यानी ये तो उसने कभी देखा नहीं था कि ये पैरोल क्या होता है। तो मैंने उसको मुड़ के देखा तो वो मरीन सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या जवाब दूं उसको गलत सही। तो वो मरीन सिक्योरिटी वाला गोरा भागता हुआ आया, उसने अपना बैच शो किया, उसका बोलता है डोंट, और वो बैक ऑफ हुआ और मेरी फैमिली को उस तरह से वो प्लेन में बिठाया एंड दे फ्लू टू न्यूयॉर्क। पाकिस्तान में अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमेशा से, ख़ासतौर पर मुशर्रफ के बाद बहुत ज़्यादा, मुशर्रफ के दौर में, बीबी के दौर में भी हुआ है, लेकिन मुशर्रफ ने हाथ में रख के दे दिया था ऐसे पाकिस्तान को। तो वो जो कारनामे वहाँ पर हुए हैं वो अनरियल, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है उनको ये किसी और मुल्क में नहीं होता भाई, ये थर्ड मुल्क में, ब्राज़ील में भी मैंने पूरी दुनिया में काम किया है। मैंने घटिया तरीन जो तारीख का, मैंने एथियोपिया और केनिया में भी काम किया है, वहाँ भी ये नहीं कर सकते ऐसे काम। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वहाँ होता है सिर्फ कि आप जो है वो अमेरिकन जो है वो दन दनाते फिर रहे हैं और आप जो है वो सलाम कर रहे हैं झुक झुक के उनको। अब कामरान फरीदी की जिंदगी मुकम्मल बदल चुकी थी। कराची से खाली हाथ निकलने वाले कामरान के पास अमेरिका के महंगे तरीन इलाके ग्विनेट काउंटी में एक बड़ा बंगला था। फैमिली भी पास थी और खुश भी कि उनका बेटा गुंडा बदमाश नहीं बल्कि गुंडे बदमाशों को पकड़ने वाला बन गया है। अब फरीदी के पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, माँ बाप का साथ, बीवी का प्यार। वो सुपर पावर मुल्क का पावरफुल एजेंट था। वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, जब चाहे जो चाहे कर सकता था। मगर फिर एक दिन कुछ और हो गया। 6 बाय 6 की एक अंधेरी कोठरी, खून जमा देने वाली बर्फ की सिल से पानी धुआं बनकर उड़ रहा है और उस पर अमरीकियों ने एक शख्स को बरहना लिटा रखा है। वो उसे गालियां दे रहे हैं।
ये शख्स कोई और नहीं, खुद कामरान फरीदी है। जाती पैसे से खरीदा गया घर भी खाली करा लिया गया। अब वो फिर से सिफर पर आ गया था और उसे ये सजा मिली पाकिस्तान को बचाने पर। क्या पाकिस्तान को बचाने पर? पाकिस्तान से भागा हुआ कामरान फरीदी अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान को कैसे बचा रहा था? मैं जानता हूं आपके जहन में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और हमारे पास सारे जवाबात हैं, मगर वो आपको देंगे स्टोरी नंबर 4 में। अभी हम ये जानेंगे कि कौन न्यूयॉर्क के पानी में जहर मिलाना चाहता था, कौन क्रूज शिप में बम लगाकर जबूती एयरबेस उड़ाना चाहता था, और वो कौन था जो इस्लामाबाद में धमाका करने जा रहा था, लेकिन इन सब को रोकने वाला एक ही हीरो था, इब्ने सफी की जासूसी की दुनिया जैसा कर्नल फरीदी, जो कभी भेस बदल कर दुश्मन तक पहुंच जाता, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता, और कामरान रियल लाइफ का फरीदी था।